तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब पिछले चैप्टर्स में पिछले कक्षाओं में पढ़ते आ रहे हैं और भली भांति आप लोग ये जानते हैं कि किसी भी जीवधारी के लिए, किसी भी जीवधारियों को जिंदा रहने के लिए किसकी जरूरत है? श्वसन की जरूरत है। सांस बंद तो जीवन खत्म। और हम ये जानते हैं कि श्वसन क्रिया में हम हवा को अंदर और बाहर करते हैं, बाहर छोड़ते हैं फिर अंदर लेते हैं। और जब हम श्वसन क्रिया में हवा को अंदर लेते हैं तो उसमें किसकी मात्रा होती है? ऑक्सीजन की। यानी कि ऑक्सीजन से आप लोग भली भांति परिचित हैं। ऑक्सीजन को कहा जाता है प्राणवायु। जैसा कि इसका नाम आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, उसी प्रकार से इसका काम भी ढेर सारा इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम ऑक्सीजन के बारे में, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन का निर्माण कैसे होता है, ऑक्सीजन किन किन चीजों से क्रिया करती है, यह भौतिक रूप में कैसी दिखती है, क्या होती है और यह इसके उपयोग क्या क्या हैं, इन सब के बारे में, यानी कि ऑक्सीजन के संपूर्ण भाग को हम इस वीडियो में बिल्कुल सहज सरल और बिल्कुल आपकी भाषा में पढ़ने वाले हैं। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि जो आपका ऑक्सीजन है, इसे हम क्या कहते हैं? प्राण वायु कहते हैं। ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं? प्राण वायु कहते हैं। और ऑक्सीजन के हम सिंबल की बात करें तो ऑक्सीजन को हम कैपिटल ओ से प्रदर्शित करते हैं। किससे? कैपिटल ओ से प्रदर्शित करते हैं। और अगर इसके हम परमाणु क्रमांक की बात करें तो परमाणु क्रमांक इसका होता है 8। और अगर इसके परमाणु भार की बात करें तो परमाणु भार इसका जो है 15.999 होता है। यानी कि इसका परमाणु भार लगभग राउंड फिगर में कितना मान लिया जाता है? 16। तो ये हमारा ओ का क्या है? परमाणु क्रमांक और परमाणु भार। और अगर इसके परमाणु क्रमांक के आधार पर इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर देखें, इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर देखें तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जा रही है? 8। और इस इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर किया जाए तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p4, यानी कि 4 2 6 और 2 8। अगर सिंपल वे में समझें तो पहले कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? केवल 2 इलेक्ट्रॉन हैं। और दूसरे कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 + 4, यानी कि आपके कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। यानी कि इसके पास 2 कक्षक है, पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन। देखिए, इसके जस्ट पहले हम लोगों ने नाइट्रोजन के संपूर्ण पार्ट को पढ़ा था, जिसमें हमने भली भांति आपको बताया था कि जो आपके वायुमंडल में है सर्वाधिक मात्रा में क्या पाई जाती है? आपकी नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। और दूसरी चीज वहां पे हमने एक चीज और आपको बताई थी कि जो पहले था वहां पे ये समझा जाता था कि जो हवा है वही एक क्या है? आपका तत्व है। लेकिन बाद में आगे चल करके पता चला कि हवा में कुछ अन्य भी तत्व शामिल हैं, हवा तत्व नहीं है। यानी कि हवा एक प्रकार से यौगिक उसको कह सकते हैं, यानी कि कई तत्व उसमें शामिल हैं, जिसमें से हमने ये देखा कि एक तो सक्रिय तत्व है और दूसरा क्या है? निष्क्रिय तत्व है। और निष्क्रिय तत्वों की मात्रा बहुत ज्यादा है। यानी निष्क्रिय तत्व आपका क्या था? नाइट्रोजन, जिसको हम लोग पढ़ चुके। अब जो सक्रिय तत्व है, हवा के अंदर जो सक्रिय तत्व है वह क्या है? आपका ऑक्सीजन है। वह क्या है? आपका ऑक्सीजन है, जो कि वायुमंडल में, जो कि उपलब्धता इसकी किसमें है? किसमें है? O2 के रूप में पाया जाता है। ऑक्सीजन O2 के रूप में पाया जाता है। कहने का मतलब कि ऑक्सीजन जो प्रकृति में पाया जाता है, ऑक्सीजन के साथ हमेशा 2 अणु लगे होते हैं, जिसे O2 कहते हैं, या फिर हम इसे डाई ऑक्सीजन कहते हैं। डाई ऑक्सीजन, जो कि आपका द्विक परमाणुक होता है। क्या होता है? द्विक परमाणुक, यानी इसमें ऑक्सीजन के 2 परमाणु हमेशा क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। अगर ऑक्सीजन के अपर रूप की बात करें, अपर रूप, ऑक्सीजन के अपर रूप की बात करें तो पहला अपर रूप तो इसका O2 है, जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं, भली भांति आप लोग जानते हैं। दूसरा इसका है O3, जिसे हम कहते हैं ओजोन, जिसे हम क्या कहते हैं? ओजोन कहते हैं। तो ऑक्सीजन हमारे प्रकृति में 2 रूपों में पाया जाता है। अपर रूप का मतलब रूप, कितने रूप यानी कितने प्रकार से पाया जाता है? तो 2 प्रकार से पाया जाता है। एक तो आपका O2, दूसरा आपका O3। तो O3 जो है उसे क्या कहते हैं? ओजोन। और O2 को हम क्या कहते हैं? नॉर्मल सा ऑक्सीजन। अब अगर हम वहां पे देखें कि वायुमंडल में हमने जो नाइट्रोजन पढ़ा था, नाइट्रोजन वायुमंडल में कितना पाया जाता था? आपका
78% पाया जाता था। लेकिन वायुमंडल में अगर इसकी बात करें, अगर ऑक्सीजन की हम बात करें, तो नाइट्रोजन के बाद सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व क्या है? आपका ऑक्सीजन है, जो कि कितना पाया जाता है? आपका 20.99 समथिंग ऐसा पाया जाता है। लेकिन इसकी मान्यता लगभग, इसको हम कितने ले लेते हैं राउंड फिगर में, 21% ऑक्सीजन 21% हमारे वायुमंडल में उपलब्ध है। लेकिन भूपर्पटी की यही बात करें, यानी पृथ्वी के ऊपरी सतह में देखें, तो ऑक्सीजन पृथ्वी के ऊपरी सतह में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, जो कि कितना होता है यहाँ पे 46.6%। यानी कि वायुमंडल में नाइट्रोजन के जस्ट बाद सबसे सर्वाधिक बहुलता किसकी होती है? ऑक्सीजन की होती है, जो कि कितना होता है? लगभग 21% होता है। भाई देखिए, 78% आपका नाइट्रोजन है और 21% आपका ऑक्सीजन है। अब समझ लीजिए कि 78 नाइट्रोजन और 21 ऑक्सीजन, और शेष जो 2% बच रहा है, शेष जो 1% जो बच रहा है, उसमें बाकी सारी गैसें हैं। यानी कि जो हवा है, हवा में लगभग कॉम्बिनेशन किसका किसका है? नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, जो कि निष्क्रिय है, और सबसे कम नाइट्रोजन के बाद क्या? ऑक्सीजन, जो कि कितनी मात्रा में है? 21% है। और भूपर्पटी यानी पृथ्वी की ऊपरी सतह में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? आपकी ऑक्सीजन पाई जाती है। और यह किस अवस्था में होती है? यह किस अवस्था में होती है? तो यह गैसीय अवस्था में क्या की जाती है? पाई जाती है। तो ऑक्सीजन एक प्रकार की क्या है? गैस है। यहाँ पे हमने कुछ चीजें क्या क्या बताया कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 होगा, और इसकी उपलब्धता O2 के रूप में हमारे प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में देखने को मिलती है, जिसे हम डाई ऑक्सीजन कहते हैं। और यह द्विक परमाणुक होता है, यानी 2 परमाणु इसमें जुड़ा होता है। ऑक्सीजन का जो अपर रूप है वह कितना होता है? O2 और O3, 2 अपर रूप पाए जाते हैं, जिसमें O3 को क्या कहते हैं? ओजोन। ओजोन आपका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जो कि आगे चल करके आप पढ़ेंगे ओजोन के बारे में। और वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है 21% पाया जाता है, नाइट्रोजन से कम सर्वाधिक बहुलता किसकी होती है? ऑक्सीजन की। और भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में कौन पाया जाता है? ऑक्सीजन, जो कि कितना होता है? 46.6%। और अवस्था इसकी क्या होती है? गैसीय अवस्था में यह पाया जाता है। और अगर इसके हम खोज की बात करें, ऑक्सीजन के खोज की बात करें, तो 1772 में, नाइट्रोजन की भी खोज 1772 में हुई थी। किसने किया था? रदरफोर्ड और वैज्ञानिक सेले ने किया था। और इसकी खोज जो था, इसकी खोज किसने किया था? जे प्रिस्टले और सेले ने 1772 ईस्वी में ऑक्सीजन की क्या की? खोज की। ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा, इन्होंने ऑक्सीजन के बारे में अध्ययन किया। किस आधार पे खोज किया? पोटेशियम नाइट्रेट को गर्म करके। पोटेशियम, तो यहां पे 2 चीजें आपको देखने को मिली। क्या? ऑक्सीजन की खोज कब हुई? 1772 ईस्वी में। किसने किया? जे प्रिस्टले और आपके वैज्ञानिक सेले ने किया। और दूसरी चीज कि इसे किसके द्वारा इन्होंने प्राप्त किया? पोटेशियम नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त किया। और देखिए, तुरंत ही इन्होंने इसका नामकरण ऑक्सीजन नहीं रख दिया। यह 1777 ईस्वी में इसका क्या किया गया? नामकरण किया गया। और यह नामकरण किसके द्वारा हुआ? यह नामकरण एंटिनो लैवोजियर के द्वारा 1777 ईस्वी में इसका क्या किया गया? नामकरण किया गया। तो इतनी बातें आप ऑक्सीजन के बारे में याद रखेंगे, जो कि महत्व रखेंगे कि ऑक्सीजन की खोज कब हुई? 1772 ईस्वी में जे प्रिस्टले और वैज्ञानिक सेले ने किया। और किसके आधार पर? पोटेशियम नाइट्रेट को गर्म करके इन्होंने यहां पर ऑक्सीजन प्राप्त किया। और चूंकि इन्होंने 1772 ईस्वी में तो इसकी खोज की, किंतु नामकरण इसका ऑक्सीजन नाम 1772 ईस्वी में नहीं पड़ा, बल्कि यह 1777 ईस्वी में एंटिनो लेवोजियर ने क्या किया? 1777 ईस्वी में इसका नामकरण किया। और दूसरी चीज कि ऑक्सीजन, इसका नामकरण क्या किया गया? ऑक्सीजन, इसका नामकरण क्या किया गया? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन का अर्थ अगर देखें, ऑक्सीजन का शाब्दिक अर्थ देखें, तो इसे कहते हैं हम अम्ल का उत्पादक।
यानी कि अम्ल का उत्पादन करने वाला। ऑक्सीजन का मतलब क्या है, ऑक्सीजन का अर्थ क्या है, अम्ल का उत्पादन करने वाला। अब आइए एक प्यारे से डायग्राम की सहायता से हम बताते हैं आपको कि ऑक्सीजन को बनाया कैसे जाता है। तो बच्चों अब आइए देखते हैं, ये छोटा सा प्यारा सा हमने चित्र बनाया है जिसके माध्यम से हम समझेंगे कि O2 का निर्माण प्रयोगशाला विधि में किस प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए, इस प्रकार की एक व्यवस्था रहती है। इस तरह से यह एक क्या होता है, कार्क होता है। क्या होता है, कार्क होता है, जिस कार्क में क्या लगी होती है, निकास नली। निकास नली यानी एक प्रकार की नली लगी होती है जिसमें से अगर गैसें इसमें से हुई तो इस निकास नली के द्वारा निकास करेंगी। दूसरे तरफ हम एक ट्रप लेते हैं। क्या लेते हैं, एक ट्रफ लेते हैं, जिस ट्रफ में हम क्या करते हैं, पानी भर लेते हैं और इस ट्रफ में हम एक परख नली को उल्टा मुंह करके उस परख नली में इस निकास नली वाले पाइप को क्या करते हैं, लगा देते हैं, जिसके माध्यम से यह क्या होता है, अधोमुखी विस्थापन, जल के अधोमुखी विस्थापन की सहायता से यह ऑक्सीजन क्या होता है, इस कार्क में यहाँ पे O2 क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है कि एक यौगिक लेते हैं हम जिसे कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। क्या कहते हैं, पोटेशियम का सूत्र होता है KMnO4। कितना होता है, KMnO4, यानी पोटेशियम परमैंगनेट के हम 2 से 3 ग्राम मात्रा को हम क्या करते हैं, एक कार्क में इसको लगा करके इस प्रकार से स्टैंड के द्वारा कस देते हैं और यहाँ पे यह हमारा होता है बर्नर, स्पिरिट बर्नर होता है, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, इस कार्क को गर्म करते हैं। जब देखिए पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म किया जाता है तो पोटेशियम मैग्नेट में बदल जाता है और कुछ इसमें से गैस निकलती है जो कि क्या होती है, ऑक्सीजन के रूप में होती है, जो कि इस निकास नली की सहायता से होते हुए इस प्रकार से व्यवस्थित किए गए परख नली में क्या होती है, ऊपर की ओर जल के अधोमुखी विस्थापन, यानी कि जल का जो अणु होता है वह भारी होता है, इसलिए ऑक्सीजन क्या हो जाती है, ऊपर की ओर अधोमुखी यानी कि ऊपर की ओर क्या हो जाती है, विस्थापित हो जाती है और O2 ऊपर यहाँ इकट्ठा किया जाता है। और जब यह परख नली में O2 यानी कि ऑक्सीजन गैस भर जाती है तो इस परख नली पर यहाँ पे अंगुली लगा करके इसे हम क्या करते हैं, पलट करके इसको सेफ निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमने क्या बताया कि इस प्रकार से हम व्यवस्थित कर लेते हैं, एक प्रयोगशाला विधि में एक कार्क को एक स्टैंड की सहायता से कस देते हैं, जहां पे एक बर्नर लगा देते हैं कार्क को क्या करने के लिए, गर्म करने के लिए, और एक ट्रप में पानी भर के परख नली को उल्टा मुंह करके उसमें हम क्या करते हैं, इस निकास नली वाले पाइप को क्या करते हैं, लगा लेते हैं। इस चीज को एकदम आपके अगर परीक्षा में आता है तो इस चीज को आप एकदम इसी भाषा में, अपने भाषा में जैसे आपको समझ में आता है वैसे लिखेंगे। कोई जरूरी नहीं है, एग्जामिनर ये नहीं कहता कि आप किताब की भाषा में लिखिए, गाइड की भाषा में लिखिए, आपको जैसे आता है आप वैसे लिखिए। हाँ, मेथड आपका सही होना चाहिए। तो इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं, कार्क की सहायता से, बर्नर की सहायता से कार्क को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, जिससे आपका पोटेशियम परमैंगनेट जो है पोटेशियम मैग्नेट में बदल जाता है और इसके साथ साथ जो ऑक्सीजन गैस होती है वह क्या होती है, निकास नली के माध्यम से होते हुए परख नली में जाकर के जल के अधोमुखी विस्थापन के द्वारा इकट्ठा कर ली जाती है। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, जब पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4 को हम क्या करते हैं, जब गर्म करते हैं, इसको क्या करते हैं, जब गर्म करते हैं तो हमने आपको बताया कि क्या बनता है, पोटेशियम परमैंगनेट से किस में परिवर्तित हो जाता है, पोटेशियम मैग्नेट में, और पोटेशियम मैग्नेट का जो फार्मूला होता है वह कितना होता है, K2MnO4। कितना होता है, K2MnO4। अब चूंकि यहाँ पे K कितनी मात्रा में है, 2 मात्रा में है, तो यहाँ भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, 2 मालिक्यूल में लगाना पड़ेगा। अब चूंकि 2 मालिक्यूल में लगाए तो K तो 2 हो गया, 2 यहाँ K हमें प्राप्त हो गया, और इसके साथ साथ MnO4 भी क्या हो गया, बढ़ गया। Mn की भी संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई, तो 2 मालिक्यूल में यहाँ पे बन जाता है आपका, 2 मालिक्यूल में बन जाता है Mn, और इसके साथ में O2 होता है, MnO2, और प्लस में इसके साथ क्या बचता है आपका O2, जो कि गैसीय रूप में होता है, ऑक्सीजन के रूप में होता है, जो कि निकास नली के द्वारा परख नली में जाकर के इकट्ठा कर लिया जाता है। अब आइए इस समीकरण को संतुलित कर देते हैं। देखिए Mn की मात्रा 2
2 है तो एक Mn यहाँ, दूसरा Mn यहाँ, यानी 2 Mn हमारे कंप्लीट हो गए। O की संख्या कितनी है? 4 दूना के 8। अब यहाँ पे 2 O यहाँ है, 2 O यहाँ है, 4 O यहाँ है, 2 2 4 और 4 कितना 8। तो इस प्रकार से हम प्रयोगशाला विधि में ऑक्सीजन को बना सकते हैं। अब देखिए ऑक्सीजन जो है आपकी, अगर इसके भौतिक गुणों की बात करें तो यह रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है। और चूंकि यह जलती नहीं है, किंतु जलने में क्या होती है? सहायक होती है। हमने क्या बताया इसके भौतिक गुण को कि यह रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है और यह जलती नहीं है, किंतु जलने में क्या होती है? सहायक होती है। अब आइए इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो कि ऑक्सीजन के रासायनिक गुण हैं, आइए रासायनिक गुणों को हम देख लेते हैं, फिर से रासायनिक उपयोग, इसके उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए अगर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन की बात करें, यानी ऑक्सीजन के रासायनिक गुण की बात करें, तो धातु और अधातु के साथ जब ऑक्सीजन अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? ऑक्साइड। अगर धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो धातु का ऑक्साइड, और अधातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो अधातु का ऑक्साइड। जैसे कि आपका धातु होता है Na, अगर Na के साथ क्या अभिक्रिया करेगा? O2, तो Na के साथ अभिक्रिया करेगा O2 तो क्या बनाएगा? हम जानते हैं कि Na सोडियम का जो ऑक्साइड होता है वह होता है N2O। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 2। ऑक्सीजन को 2 करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 2 करना पड़ेगा। और जब हम यहाँ पे 2 कर देंगे तो सोडियम की संख्या 2 दूना के कितना हो जाएगी? 4। तो यहाँ पे हमें कितना लिखना पड़ेगा? 4। अब अधातु देखें तो अधातु हमने बताया था कि नाइट्रोजन क्या है? अधातु है। और नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन का जब संयोग होता है तो क्या बनाती है? नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है, यानी कि 2NO बनाती है। NO बनाती है। 2 मॉलिक्यूल में यह है, 2 मॉलिक्यूल में यह है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाता है? 2 आ जाता है। यह क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड। यह क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड आपका है। तो N2 जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है, यानी कि अधातु जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है तो अधातु का ऑक्साइड नाइट्रिक ऑक्साइड, और जब धातु के साथ अभिक्रिया करती है तो धातु का ऑक्साइड। अब देखिए यह जैसे मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करेगी तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाएगी, एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करेगी तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड बनाएगी, जिसके साथ अभिक्रिया करेगी उसका क्या बनाएगी? ऑक्साइड बनाएगी। अगला है आपकी हाइड्रोजन से अभिक्रिया। हाइड्रोजन यानी कि जब H2 के साथ O2 की अभिक्रिया कराई जाती है तो यह क्या होता है? जब इसमें विद्युत स्पूलिंग कराई जाती है, यानी विद्युत का स्पार्क जब कराया जाता है, इसके बीच में क्या कराया जाता है? विद्युत स्फुलिंग। तो विद्युत स्फुलिंग जब कराया जाता है तो यह क्या बनाती है? H2O बनाती है। अब H2O बनाने के लिए H के कितने अणु हैं? 2 अणु हैं। तो H हमारे पास 2 यहाँ है, H की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऑक्सीजन कितना है? 2 है। अब ऑक्सीजन को 2 करने के लिए यहाँ पे हमें कितना करना पड़ेगा? 2। और जैसे ही यहाँ पे हमने 2 किया, हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई? 4। तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन को भी हमें यहाँ कितना करना पड़ेगा? 2 करना पड़ेगा। तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मध्य क्या कराया जाता है? विद्युत स्पूलिंग कराया जाता है। विद्युत स्पार्क जब कराया जाता है तो हमें क्या बनता है? वहाँ पर जल की प्राप्ति होती है। अब अगला है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि जो आपका HCl होता है उसके साथ O2 अभिक्रिया करती है। तो यह देखिए उच्च ताप पर अभिक्रिया होती है और उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में, और इसका तापमान कितना होता है? 400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो यह जल और आपका क्या बनाती है? क्लोरीन गैस बनाती है, Cl2। जल और क्लोरीन गैस यानी कि H2O प्लस क्या बनाती है? Cl2 गैस बनाती है। अब आइए समीकरण को हम क्या कर लेते हैं? संतुलित कर लेते हैं। O की संख्या कितनी है? 1 है, यहाँ 2 है, जिसके लिए O को क्या करना पड़ेगा? 2 करना पड़ेगा। तो 2 मॉलिक्यूल में क्या बन जाएगा? आपका H2O बन जाएगा। 2 अगर हम कर देते हैं तो H की संख्या कितनी हो गई? 2। और ऑक्सीजन की संख्या कितनी, H की संख्या कितनी हो जा रही है? 4 हो जा रही है। यहाँ पे H की संख्या कितनी हो जा रही है? 4। तो चूंकि H की संख्या यहाँ पे 4 है तो 4 करने के लिए यहाँ पे हमें इसको कितना करना पड़ेगा? 4 करना पड़ेगा। तो इसको हम कितना कर देते हैं? 4 कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन हमारे पास 4 हो गए और ऑक्सीजन 2 था, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो गए? 2 हो गए। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंप्लीट हो गया। यहाँ पे Cl2 बना, तो चूंकि Cl की संख्या कितनी है? 4 है, तो 2 अगर यहाँ पे हम लगा दें तो 2 दूना के कितना हो जाएगा? 4। तो इस प्रकार से यह समीकरण हमारा संतुलित होता है। और जब कभी भी हम हाइड्रोक्लोरिक की
अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं उत्प्रेरक की उपस्थिति में उच्च ताप पर, तो क्या बनता है आपका जल और क्या बनता है क्लोरीन गैस बनती है। अगला है यौगिक के साथ अभिक्रिया। यौगिक जैसे आपका अमोनिया हो गया, NH3 के साथ अगर O2 की अभिक्रिया कराई जाती है, NH3 के साथ अगर O2 की अभिक्रिया कराई जाती है तो यहाँ पे नाइट्रोजन और जल बनता है। क्या बनता है? नाइट्रोजन और जल, यानी कि आपका N2 और H2O बनता है, N2 और H2O बनता है। आइए समीकरण को हम क्या कर लेते हैं, संतुलित कर लेते हैं। यह देखिए, इसको 4 मालिक्यूल में ले लेते हैं, इसको हम 3 मालिक्यूल में ले लेते हैं। तो चूंकि 3 और O2 यानी कि O की संख्या कितनी है, 6 है, तो यहाँ पे हमें कितना लिखना पड़ेगा, 6। तो हमारे के पास कितने हो गए, 6 हो गए। और हाइड्रोजन की बात करें तो 6 दूना कितना, 12 हाइड्रोजन हो गए। तो 4 तिहाई 12 हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने हैं, 12 हाइड्रोजन है, तो 12 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन कितना है, 6 है, तो 6 ऑक्सीजन हो गया। और N की संख्या कितनी है, 4 है, तो N2 कितनी मालिक्यूल में बन जाएगा, 2 मालिक्यूल में, तब जाकर के 2 दूना के कितना होगा, 4 होगा। तो आप ये समझ लीजिए कि जब यौगिक यानी कि जब अमोनिया गैस के साथ अमोनिया के साथ जब ऑक्सीजन की अभिक्रिया होती है तो जो आपका नाइट्रोजन बनता है और आपका क्या बनता है, जल बनता है। तो इस प्रकार से जो हमारे थे कुछ महत्वपूर्ण ऑक्सीजन के रासायनिक गुण, उनको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। ये इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए आप इस इक्वेशन को ध्यान देंगे। अब आइए हम एक टॉपिक इसका और बचा है, ऑक्सीजन के उपयोग, फिर इस टॉपिक को द एंड करेंगे। तो बच्चों अगले क्रम में हमारा है ऑक्सीजन के उपयोग, यूज ऑफ ऑक्सीजन। तो देखिए यूज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का यूज कहाँ कहाँ है। सबसे पहले तो जैसा कि हमने आपको बताया कि इसे कहते हैं प्राणवायु, और जिसका उपयोग हम श्वसन क्रिया में इसको करते हैं। तो सबसे पहला नंबर है श्वसन क्रिया में। दूसरी चीज कि जो पानी है, पानी का सूत्र क्या होता है, H2O, यानी कि पानी में क्या है, ऑक्सीजन है। चट्टान हो गया, खनिज हो गया, इसमें प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो पानी होता है, चट्टान होते हैं, और जो आपके खनिज होते हैं, बहुत प्रकार के भोज्य पदार्थ होते हैं, इनका जो मुख्य अंश है वह क्या है, ऑक्सीजन है। तो पानी, खनिज, चट्टान का जो महत्वपूर्ण अंश है वह क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। और अगले क्रम में औद्योगिक निर्माण में, औद्योगिक विधि में, प्रयोगशाला विधि में हम बहुत सारे रसायनज्ञों का निर्माण में हम किसका उपयोग करते हैं, ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। तो औद्योगिक निर्माण में और रॉकेट ईंधन में जो द्रवित ऑक्सीजन होता है, द्रवीय ऑक्सीजन होता है, उसके रॉकेट ईंधन के अवयव के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्या है, जलने में सहायक। जैसा कि हमने आपको बताया कि ऑक्सीजन अपने आप जलता नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन जलता नहीं है किंतु जलाने में सहायक होता है। बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में आग लगी नहीं सकती है, बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में आग लगी नहीं सकती है। एक कमरे से अगर पूरी ऑक्सीजन की मात्रा को निकाल दीजिए और उसमें आग आप लगाते रहिए, लेकिन आग वहां पे आपकी नहीं पकड़ेगी। तो जलने में क्या होती है, या सहायक होती है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हम ऑक्सीजन के सभी पार्टों को समझ चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय।